हमारी यात्रा के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। श्री कच्छ गुजर क्षत्रिय समाज, एक विरासत। नमस्ते और स्वागत। मैं केतन चावड़ा, इस चर्चा का आपका मेजबान। ब्रिस्बेन के धूप वाले तटों पर स्थित मेरे घर से एक यात्रा शुरू होती है। ऐसी कहानियों को उजागर करने के लिए तैयार रहें जो आपके दृष्टिकोण को चुनौती देंगी और आपकी कल्पना को प्रेरित करेंगी। आइए मिलकर अन्वेषण करें। पिछले अध्यायों में हमने राजस्थान से कच्छ तक की वो यात्रा और फिर धनेटी से 19 गांव की स्थापना की दिलचस्प कहानी जानी थी। बिल्कुल। और आज हम कच्छ गुजर क्षत्रिय समुदाय की आस्था, उनकी भक्ति और उस सामाजिक ताने बाने को थोड़ा और करीब से देखेंगे जिसने उन्हें सदियों से जोड़े रखा है। हाँ, मतलब ये समझना कि उनकी विशिष्ट पहचान और परंपराएं कैसे आपस में गुंथी हुई हैं। सही कहा। उनकी पहचान की नींव देखें तो वो मूल रूप से हिंदू हैं। वैदिक रीति रिवाजों में उनकी गहरी आस्था है और उनकी जीवन शैली में भी ये झलकता है ना। बिल्कुल, जैसे शाकाहार और शराब से परहेज। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक और पहचान है उनकी, वो मिस्त्री या मेस्त्री वाली। खासकर कच्छ और गुजरात में ये नाम बहुत चलता था। अच्छा, मिस्त्री, ये कैसी? वो ब्रिटिश भारत में कुशल कारीगरों, ठेकेदारों के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता था। तो समुदाय के कई लोग इस पेशे में थे। तो मतलब एक तरफ मिस्त्री कारीगर वाली पहचान और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर कच्छ गुजर क्षत्रिय पहचान। ये दिलचस्प है। हाँ, ये दिखाता है कि उन्होंने अपने हुनर और अपनी विरासत दोनों को कैसे सहेज कर रखा। शायद यही संतुलन उन्हें हास बनाता है। और उनकी एकता, उसे मजबूत करने में किस चीज का हाथ रहा? इसमें उनकी एक बहुत ही विशिष्ट परंपरा है, अंतर्विवाह की। मतलब शादी सिर्फ समुदाय के उन 19 गांवों के भीतर ही होती थी। सिर्फ 19 गांव में? ये तो वाकई एकता बनाए रखने का एक मजबूत तरीका लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नियम नहीं था, बल्कि आपसी जुड़ाव और पहचान को बनाए रखने का एक सोचा समझा तरीका था। इस पहचान और एकता में उनकी धार्मिक आस्थाओं का भी बड़ा योगदान रहा होगा। राम, कृष्ण, शिव, इनकी पूजा तो आम है। निश्चित रूप से, पर बात सिर्फ पूजा तक नहीं है। उन्होंने अपनी आस्था को मंदिरों के रूप में भी दिखाया है। सिनुग्रा, चंदिया, मधापर में जो ठाकुर मंदिर हैं, वो बहुत कलात्मक है। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। वो सिर्फ मंदिर नहीं, उनके हुनर का भी सबूत है। सही का। और फिर कुल देवियों का स्थान, वो तो बहुत ही अहम है। कुल देवियां जैसे? हर कुल की अपनी देवी। चामुंडा माँ, ब्रह्माणी माँ, सिकोतर माँ, खोडियार माँ, पीथल माँ, कई हैं। गांव में उनकी फरिया यानी मूर्तियां स्थापित होती हैं। फरिया? ये मूर्तियां सिर्फ पत्थर नहीं होंगे फिर तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो परिवार और कुल की रक्षक मानी जाती हैं, आशीर्वाद का प्रतीक है। हर शुभ काम में उन्हें याद किया जाता है। हमने पिछली बार पालिया और डेरी की बात की थी, पूर्वजों के स्मारक। हाँ, वीर पूर्वजों यानी दादाओं के पालिया और पवित्र महिलाओं यानी सतियों की डेरी। धनेटी में, अंजार के पास, डाबड़ा में, ये जगह उनकी जड़ों से जुड़ाव दिखाती हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इतिहास है ना? बलिदान की कहानियां। बिल्कुल, ये समुदाय की सामूहिक याददाश्त है। उन्हें याद दिलाती हैं कि वो कहाँ से आए हैं, उनकी विरासत क्या है। समय के साथ बाहर के आध्यात्मिक प्रभाव भी तो आए होंगे। हाँ, कई प्रभाव दिखते हैं। जैसे राजस्थान के संत रामदेव पीर, कई लोग उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। इससे उनका राजस्थानी कनेक्शन भी पता चलता है। अच्छा, और कच्छ के अपने संत? हाँ, संत मेकन दादा करीब 1720 के आसपास हुए। उनके एक शिष्य थे मिस्त्री कांजी। कच्छ के रण में उनकी सेवा के किस्से मशहूर हैं। ये समुदाय की सेवा भाव को भी दिखाता है। और दूसरे संप्रदाय जैसे प्रणामी या स्वामी नारायण? हाँ, कुछ परिवार प्रणामी संप्रदाय से जुड़े जो कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। फिर 1810-20 के दशक में स्वामी नारायण संप्रदाय का प्रभाव काफी बढ़ा। तो कई परिवारों ने उसे अपना लिया। जी, अंजार, कुंभारियां, मधापर जैसे गांवों में स्वामीनारायण मंदिर और धर्मशालाएं बनी। ये दिखाता है कि समुदाय नए विचारों के लिए भी खुला था। इतनी सारी विविधता, अलग अलग कुल, अलग अलग आध्यात्मिक प्रभाव। फिर समुदाय अपना शासन कैसे चलाता था? कोई व्यवस्था थी? हाँ, बहुत मजबूत व्यवस्था थी। सबसे ऊपर थी मोतीनाथ या महासभा। इसमें सभी 19 गांवों का प्रतिनिधित्व होता था। एक तरह की संसद कह सकते हैं। इसका एक मुखिया होता था जिसे पटेल या नाथना पटेल कहते थे। ये एक सम्मान की उपाधि थी, सरनेम नहीं। और गांव के स्तर पर? हर गांव का अपना मुखिया होता था, गामना पटेल,
जैसे आजकल सरपंच होते हैं, कुछ वैसा ही। और अगर कोई झगड़ा या विवाद हो जाए, संपत्ति का, शादी का, उसके लिए पंच की व्यवस्था थी। 5 चुने हुए लोग, उनका फैसला आखिरी माना जाता था। ये पूरी प्रणाली आपसी भरोसे पर चलती थी। कमाल है। मतलब अंदरूनी झगड़े सुलझाने का अपना तरीका था। और इसी एकता ने उन्हें बाहरी खतरों से भी बचाया। जैसे गुलाम शाह कलोरा का हमला हुआ था, तब ये एकता बहुत काम आई। उनकी असली ताकत उनकी अंदरूनी एकता ही थी। आखिर में गोत्र और उपनामों पर आते हैं। ये समुदाय कई अलग-अलग क्षत्रिय कुलों से मिलकर बना है ना? बिल्कुल। चावड़ा, राठौड़, चौहान, मारू, वघेला, सोलंकी, परमार, बहुत सारे कुल हैं। हर कुल की अपनी कुलदेवी। लेकिन फिर भी वे सब एक कच्छ गुर्जर क्षत्रिय पहचान से जुड़े हैं। हाँ, क्योंकि उनकी मिस्त्री वाली साझा विरासत है, उनका साझा इतिहास है, कच्छ में साथ बसने का अनुभव है। ये सब उन्हें जोड़ता है। और ये समझना भी जरूरी है कि पटेल या सेठ जैसी उपाधियां वो बाद में सम्मान के तौर पर जुड़ी, वो मूल उपनाम नहीं थे। सही कहा। पहले तो पहचान के लिए नाम के आगे मिस्त्री लगाते थे। ये भी उनकी यात्रा का एक हिस्सा है कि कैसे समय के साथ पहचान बदलती है, विकसित होती है। तो आज हमने देखा कि कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समुदाय की आस्था कितनी गहरी है, कैसे वे अपने पूर्वजों और कुलदेवियों का सम्मान करते हैं। हाँ, और कैसे उन्होंने अलग-अलग आध्यात्मिक प्रभावों को अपनाया, साथ ही एक मजबूत और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था बनाई। और उनकी कुल संरचना, जो विविध होते हुए भी एकता के सूत्र में बंधी है। ये सारे तत्व मिलकर उस लचीलेपन और स्थायित्व की कहानी कहते हैं, जिसने इस समुदाय को इतने लंबे समय तक अपनी पहचान बनाए रखने में मदद की है। अगले अध्याय एपिसोड 4 में, जिसका नाम है कच्छ के महान वास्तुकार और निर्माता, हम जानेंगे कि कैसे उनके अनोखे निर्माण कौशल और वास्तुशिल्प ने कच्छ के परिदृश्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। बिल्कुल। और तब तक शायद ये सोचने लायक बात है कि कैसे अटूट आस्था और एक मजबूत सामाजिक ढांचा किसी समुदाय की विरासत को न सिर्फ जिंदा रखता है, बल्कि समय के साथ उसे और भी समृद्ध बनाता है। तब तक आस्था की शक्ति, समुदाय की ताकत और कच्छ गुजर क्षत्रियों की कालातीत विरासत पर विचार करें। सदस्यता लें, साझा करें और इन उल्लेखनीय कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जय माता दी, जय समाज, जय हिंद।